अब अंबर भी अपनी शक्तियों को हाई लेवल पर इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन इसी दौरान अचानक गुफा में हलचल सी हुई। कुछ और लोग भी वहां पहुंच चुके थे। ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो टिंकू? अचानक वहां एक आवाज गूंजी जिसने अंबर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कि अंबर दुश्मन पर वार करती, उसने मुड़कर देखा तो वीर, मृणाली और वो अनजान राजकुमार जिसके घाव अंबर ने ठीक किए थे, धीरज और उसके पिता के साथ वहां पहुंच चुके थे। और उनके साथ और कोई नहीं बल्कि टिंकू था। ये देखकर सब बहुत हैरान रह गए। तभी टिंकू ने कहा, इनका काम अभी तक तमाम नहीं हुआ। मैं तो मालिक के लिए और खाना लाया था। ओहो, अब इन्हें अपना असली रूप दिखाना ही होगा। इतना कहकर अचानक टिंकू ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। ये नजारा देखकर मृणाली और बाकी सब लोग दंग रह गए। अब जाकर उन्हें समझ आया था कि वे लोग खतरे के मुंह में कदम रख चुके हैं। उस राक्षस के पास टिंकू जैसे कई थे जो लोगों को भटकाने का ही काम करते थे। इसी बीच जब अंबर का ध्यान उन लोगों की तरफ था तो अचानक राक्षस ने उस पर वार कर दिया। उसका विशाल हाथ अंबर के शरीर से टकराया और अंबर हवा में उड़ती हुई दीवार से जा टकराई। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। अचानक अंबर के मुंह से खून निकलने लगा। अंबर संभल कर उठी और फिर उसने गुस्से में आकर राक्षस पर वार कर दिया। पार्थ तो भी ही नहीं बल्कि पृथ्वीराज भी अब दुश्मन पर लगातार हमला करते जा रहे थे। वे लोग हार मानने वाले नहीं थे। अगर उनमें से किसी ने भी हार मानी तो वे उस राक्षस का निवाला बन जाएंगे। उन सभी को लड़ता हुआ देखकर मृणाली, वीर और धीरज के साथ साथ वो राजकुमार भी तेजी से आगे बढ़ा। उन सभी ने मिलकर दुश्मन पर हमला करना शुरू कर दिया। अंबर को अपने सीने में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, जिस वजह से वो कुछ देर के लिए बैठ गई। बाकी सब उस राक्षस से लड़ रहे थे। सबने उस पर अपनी अलग अलग शक्तियों से वार किया, लेकिन इस दौरान उस अनजान राजकुमार की नजरें बार बार अंबर की तरफ ही जा रही थी। उसके कंधे का घाव सुबह होते ही भर गया था। वो खुद भी हैरान था कि अंबर ने इतनी जल्दी उसका इलाज कैसे किया। वही असल में उस राजकुमार का नाम अनिरुद्ध था और वो एक ही नजर में अंबर को दिल दे बैठा था। उसे इस बार दोबारा अंबर से मुलाकात होने पर ऐसा लगा मानो जैसे किस्मत उन दोनों को मिलाना चाहती हो। अब उसे अंबर का नाम, पता, उसके बारे में सब कुछ जानना था। लेकिन ये लड़ाई खत्म होने के बाद अनिरुद्ध भी कुछ कम नहीं था। वो अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर लगातार हमला करता चला गया। और फिर अचानक इन सभी को गर्मी महसूस होने लगी। वे सब अपनी जगह पर रुक गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो अंबर अग्नि के लपटों से घिरी दुश्मन की तरफ ही बढ़ रही थी। सब पीछे हट जाओ, अंबर ने रौबदार आवाज में कहा। उसकी हथेलियां आसमान की ओर उठी हुई थी। अंबर ने अपनी हाथों की मुट्ठी बनाई और एक विशाल अग्नि के गोले से दुश्मन पर हमला कर दिया। जैसे ही वो गोला राक्षस के शरीर से टकराया तो वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वही अंबर की अग्नि की ताकत को देखकर बाकी सबके होश उड़ चुके थे। मृणाली, वीर और अनिरुद्ध सब इस वक्त अपनी जगह पर जम से गए थे। उन्होंने आज से पहले किसी भी योद्धा को अग्नि की ताकत का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। अंबर तो अग्नि की देवी जैसी लग रही थी। उसके बाल अग्नि के लपटों से घिरे हुए हवा में लहरा रहे थे। उसके शरीर की नसें ऐसे चमक रही थी मानो जैसे उनमें लावा बह रहा हो। वो हवा में तैरती हुई आगे बढ़ी और सीधी राक्षस के चेहरे के नजदीक पहुंच गई। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, बस बहुत हुआ। और फिर जैसे ही अंबर ने अपने मुंह से अग्नि वार किया तो पलक झपकते ही वो राक्षस खत्म हो गया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर राख में बदल गया। ये देखकर वहां मौजूद उसके सभी चेले दुम दबाकर भाग गए। धीरे धीरे अंबर की शक्ति बुझने लगी। वो वापस अपने असली रूप में आई तो वीर झट से बोला, अंबर, तुम्हारे पास अग्नि की शक्ति है? वाह, ये तो कमाल है। मैंने ऐसी शक्ति पहले कभी नहीं देखी। वीर भी इस वक्त हैरान था। अब उसे खुशी थी कि उसने अंबर को नौकरानी समझकर कोई गलत कदम नहीं उठाया, वरना अंबर उसे भी राख में मिला देती। मैं तो बाल बाल बचा। वीर ने मृणाली की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, लेकिन मृणाली गुस्से में वहां से चली गई। अब तक उसे लग रहा था कि उसके पास खास ताकत है और वो आज नहीं तो कल सबकी नजरों में अपनी अच्छी छवि बना ही लेगी। पर उसे ये मालूम नहीं था कि अंबर हर कदम पर उससे 2 कदम आगे थी, फिर चाहे वो खूबसूरती हो या शक्तियां। मृणाली इस वक्त अंदर से जल भुन चुकी थी। वो वहां से चली गई, लेकिन अनिरुद्ध वही खड़ा बस अंबर को निहारता रहा। वो पहले अंबर की खूबसूरती से इंप्रेस हुआ, फिर उसकी वैद्यक कला से, और अब उसकी अग्नि शक्ति ने तो उसे पूरी तरह प्रभावित कर दिया था। वो अंबर से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। लेकिन तभी वीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलते हैं यहाँ से। और वीर उसे वहां से ले गया। अनिरुद्ध कुछ कहना चाहता था, लेकिन वीर ने उसे मौका ही नहीं दिया। वे दोनों अच्छे दोस्त थे, पर अनिरुद्ध वीर जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक नेक दिल और अच्छा राजकुमार था। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध वीर से अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ अब सब शांत हो गया था। अंबर और उसके सभी साथी गुफा से बाहर चले आए, लेकिन इस दौरान उन्हें एक बड़ा सबक मिल चुका था। आसमान एक बार फिर तारों से भर गया था। आज के दिन वे लोग बहुत थक गए थे। एक बार फिर सबने सुरक्षित जगह ढूंढकर आराम करने का फैसला किया। अब खतरा तो टल चुका था और रात होने के साथ वे सभी आराम करने वाले थे। पर अभी उन लोगों ने अपने टेंट लगाए ही थे कि तभी आसमान के सितारे एक एक करके गायब होने लगे और एक बार फिर वहां उजाला सा छा गया। ऐसा लगा मानो जैसे रात पलक झपकते ही ढल चुकी हो। ये देखकर पृथ्वीराज ने कहा, बदलाव शुरू हो गए हैं। हमें जल्दी उस बीच को ढूंढना होगा। एक बार वो मिल गया तो हम आसानी से इस जगह से बाहर निकल पाएंगे, वरना यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता बहुत बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब उनके पास रुकने के लिए वक्त ही नहीं था। अंबर भी जल्द से जल्द दिव्य तारे के टुकड़े तक पहुंचना चाहती थी और यही वजह थी कि वो सबसे आगे चल रही थी। उसकी नजर उन अनजानी दिशाओं को निहार रही थी जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। अंबर को जो रास्ता ठीक लगा वो उसकी तरफ बढ़ती चली गई। उसे ऐसा लगने लगा था मानो जैसे ये जगह उसे अपनी ओर खींच रही हो। वही पार्थ उससे कुछ कदम पीछे ही था। वो जमीन की ऊर्जा को महसूस करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो बार बार जमीन को छूता और हर बार उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक जमीन को छूने पर उसे आसपास खतरा या फिर एक अजीब सा एहसास होता था। लेकिन अब चीजें बदलने लगी थी। जमीन को छूते ही उसका मन शांत होने लगा था। वही पृथ्वीराज अपनी तलवार पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
पर उसकी आंखें हर कोने पर टिकी थी। वो खतरे को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा मानो जैसे आसपास कोई खतरा ना हो। वही तोबी इस वक्त इन सभी के पीछे था। वो बार बार पीछे देखते हुए चल रहा था, इस उम्मीद में कि कहीं पीछे से कोई उन पर हमला ना कर दे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हुए काली खुरदरी जमीन धीरे धीरे चमकने लगी थी। वहां की जमीन में हल्की सी नमी तैर रही थी, मानो जैसे सूखी और बंजर जमीन में अचानक जीवन लौट आया हो। धीरे धीरे जमीन पर छोटी छोटी घास उगने लगी। ड्रैगन की चमड़ी, जो किसी मोटी दीवार से कम नहीं थी, उस पर फैली नसें पहले किसी बीमार जीव की तरह धड़क रही थी और अब उनका रंग बदलने लगा था, मानो जैसे उनमें नई ऊर्जा भर गई हो। धीरे धीरे हवा भी बदलने लगी। जो पहले गर्मी और सर्दी उनके सांसों को परेशान कर रही थी, वो अब धीरे धीरे कम होती चली गई। ये नजारा देखने के बाद तोबी के चेहरे पर उलझन थी। वो इस बदलाव को समझ ही नहीं पा रहा था और ना ही उससे नजरें हटा पा रहा था। तभी अचानक अंबर भी रुक गई। उसने रुककर चारों तरफ देखा और बोली, ये जगह मैंने कुछ देर पहले स्कैन की थी, पर अब ये पूरी तरह से बदल चुकी है। और फिर इतना कहकर अंबर आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते चले गए, नए रास्ते खुलते चले गए। उन्हें ऐसा लगा मानो जैसे वो ड्रैगन के पेट में पहुंच गए हो। अब वहां अंधेरा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उन्होंने नजरें उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा तो दूर छोटे छोटे बिंदु चमकने लगे थे, मानो जैसे जुगनू हो। इसी बीच उन्हें एक बार फिर जमीन पर एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। वहां मौजूद पत्थरों के बीच एक हरा हिस्सा ऊपर की ओर उभरा। अंबर ने फौरन उस हलचल को पहचान लिया। तभी वो धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगा। पार्थ भी उस बदलाव को देखकर वहीं रुक गया और बोला, ये घास तो नहीं, पर घास जैसी लग रही है। वो सूखी जमीन अब धीरे धीरे हरी भरी घास से ढकती चली जा रही थी, मानो जैसे कोई चीज उन्हें नया जीवन दे रही हो। वो लोग ये नजारा देखने के बाद आगे बढ़ने लगे। वही इसके बाद ही बदलाव भी अब तेजी से बढ़ने लगे थे। कुछ ही पलों में पूरी जमीन हरी भरी हो गई। वही कुछ दूरी पर जमीन से छोटे छोटे कण ऊपर की ओर उठने लगे। पहले वो धूल जैसे लग रहे थे, लेकिन फिर उनमें रोशनी निकलने लगी। वो हवा में तैरने लगे और फिर वो सभी जुगनुओं की तरह अंबर और बाकी लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगे, मानो जैसे उनका स्वागत कर रहे हो। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े, वो रोशनी के कण भी उनके साथ साथ आगे बढ़ने लगे। ये नजारा बहुत ही अद्भुत लग रहा था। तभी अचानक तोबी ने उन्हें छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसकी उंगलियों के नजदीक पहुंचे तो वो थोड़े से दूर हट गए। तभी पृथ्वीराज ने आसमान की तरफ देखा और बोला, आसमान बदल रहा है। वक्त के साथ आसमान पारदर्शी होता जा रहा था। तभी अंबर बोली, शायद हम अपनी मंजिल के करीब हैं। इतना कहकर अंबर ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा ली, क्योंकि अब उसे महसूस होने वाला खिंचाव पहले से ज्यादा बढ़ गया था। अंबर को मन ही मन लगने लगा था कि वो जिस चीज को ढूंढ रही है, शायद वो अब उससे दूर नहीं। वही पृथ्वीराज को भी ऐसा लगने लगा मानो जैसे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले हो। पर कुछ दूरी पर पहुंचते ही अंबर अचानक रुक गई। उसने जमीन की तरफ देखा और मुड़कर वापस पार्थ की ओर भागी। पीछे हट जाओ, अंबर ने कहा। अंबर ने जमीन के नीचे होने वाली हलचल को पल भर में महसूस कर लिया था। वही पार्थ भी ये सब महसूस कर पा रहा था। इसी बीच अचानक जिस जगह पर अंबर पहले खड़ी थी, वहां की जमीन धीरे धीरे फटने लगी और एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा। उसकी जड़ें धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। कुछ ही सेकंड में उसका तना मोटा और भारी हो गया और फिर टहनियों पर चमकते हुए पत्ते दिखाई देने लगे। उसे देखकर सब वही खड़े रह गए। हम जादुई बीच के नजदीक है। वो जहां होता है वहां जीवन खुद पनपने लगता है, पृथ्वीराज ने एक्साइटेड होकर कहा। उसका चेहरा चमक रहा था, होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी, मानो जैसे जल्द ही खजाना उसके हाथ लगने वाला हो। उनकी आंखों के सामने का नजारा अब तेजी से बदलने लगा था। पृथ्वीराज इस बात से बहुत खुश था। पलक झपकते ही उसकी रफ्तार भी तेज हो गई। जल्दी आगे बढ़ो, पृथ्वीराज ने खुश होकर कहा। वही पार्थ भी बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहा था। वो जब जब पल के झपकाता तब तब उसे वहां आसपास नया बदलाव दिखाई देता। उन सभी का ध्यान नए उगते पेड़ों, बदलती सतहों की ओर जा रहा था। पर पार्थ को यह जगह बिल्कुल भी असली नहीं लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सपनों की किसी दुनिया में पहुंच गया हो। हर चीज वक्त के साथ खूबसूरत होती जा रही थी। क्या होगा अब आगे? क्या वो लोग जादुई बीच के करीब थे, या फिर अंबर को दिव्य तारे का अगला टुकड़ा मिलने वाला था? क्या अब भी उन्हें मंजिल तक पहुंचने के लिए खतरों का सामना करना पड़ेगा? कैसा होगा उनका ये सफर? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अंबर अस्त्र।